नमस्कार दोस्तों। अब आप अब कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, यानी कि उदयपुर जो शहर है उसके पास बहने वाली आहड़ नदी, कौन सी नदी? आहड़ नदी। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, यानी कि जिसका क्या नाम है? आयड़। इसका क्या नाम है? आयड़ नदी। आहड़ नदी कह दो या फिर आयड़ नदी। आयड़ नदी के तट पर बसे हुए आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी, कितने हज़ार? 4000, ध्यान रखना है, कितने हज़ार? 4000 वर्ष पुरानी जो है पुरानी पाषाण 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता। पाषाण धातु युगीन, पाषाण यानी पत्थर धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, किसके नीचे दबी हुई थी? ये सभ्यता जो है एक टीले के नीचे दबी हुई थी, और जिसे क्या कहा जाता है? जिसे धूल कोट कहा जाता है, या फिर धूल यानी कि मिट्टी का टीला कहा जाता है। जिसे धूल कोट कहा जाता है, धूल यानी कि मिट्टी का टीला कहा जाता है। सर्वप्रथम 1953 में, जबकि कालीबंगा की खोज हुई थी 1952 में, इसकी खोज हुई 1953 में। यहाँ पर अक्षय कीर्ति व्यास, कैसे ध्यान रखोगे? आ में क्या आ रहा है? आहड़, तो आहड़ से क्या रखोगे? अक्षय कीर्ति व्यास, आ और इधर आ गया अ, तो अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल। अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद कौन आया? रतनचंद्र अग्रवाल और HD साकलिया। अक्षय कीर्ति व्यास, फिर आए रतनचंद्र अग्रवाल और उसके बाद आए HD साकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। जबकि कालीबंगा में आपको पता है कि अमलानंद घोष आए थे, उसके बाद आए थे बेबीलाल और BK थापर। जबकि आहड़ में आए थे अक्षय कीर्ति व्यास के बाद रतनचंद्र अग्रवाल और HD साकलिया के निर्देशन में जो है उत्खनन कार्य किया गया। तो ध्यान रखना, इधर ड आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो HD साकलिया हो गया एक, तो ठीक है। और आ से क्या हो गया? अक्षय कीर्ति व्यास, रतनचंद्र अग्रवाल, ध्यान रख लें आप। उसके बाद बात करते हैं अपन, इस सभ्यता के लोग मकान में धूप से सुखाई गई ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग करते थे। देखो यहाँ से मकान में के धूप से सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किए गए, तो उसमें भी कालीबंगा में भी धूप से जो है सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और इसमें किसका यूज होता है? पत्थरों का प्रयोग करते थे। धूप से सुखाई ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि CET में 2 बार पूछा जा चुका है ना। तो आहड़ के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने, जब भी वह मर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जब दफनाया जाता था, तो दफनाने के साथ साथ क्या गाड़े जाते हैं? उसके साथ जो है गहनों और आभूषणों को भी जो है गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा के समर्थक होने का प्रमाण करते हैं। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। जब खुदाई की गई तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। लाल और काली मिट्टी की, कौन सी मिट्टी? लाल और काली मिट्टी। जबकि उसमें वाइट कलर भी आया था, ग्रे पेंटेड, है ना, PGW, ग्रे पेंटेड वेयर, कालीबंगा में, जो तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग का कारण हुआ। देखो, लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और एक वाला क्वेश्चन धूल कोट भी आ चुका है, ठीक है। तो ताम्रवती नगरी, तो लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी, जो यहाँ पर तांबे के औजारों और उपकरणों को अत्यधिक प्रयोग करने के कारण, अत्यधिक प्रयोग करते हैं, इस कारण से इसका नाम ताम्रवती नगरी रखा गया है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई छपाई व्यवस्था के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रख ले, यहाँ से क्या प्राप्त हुए? ठप्पे प्राप्त हुए। उन ठप्पों से पता लगता है कि यहाँ पर कार्य कौन सा होता था? रंगाई छपाई का कार्य होता था। यदि विस्तृत रूप से देखें तो देख लें आप, आहड़ सभ्यता, अगर बात करें किसकी? अगर बात करें जो है कालीबंगा की, तो कालीबंगा की जो खोज हुई थी वो कब मानी जाती है? कालीबंगा की खोज 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व कालीबंगा की खोज मानी जाती है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। जबकि आहड़ की बात करें
तो आहड़ की जो खोज मानी जाती है वो कब की खोज मानी जाती है? 4000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व, 4000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व इसकी खोज मानी जाती है। ठीक है। आहड़ का यह सभ्यता बनास की, अब देखो कौन सी नदी आई? बनास की। तो बनास की सहायक नदी कौन सी है? आहड़ या बेड़त नदी के पेटे में विकसित हुई और इसका नाम क्या था? धूलकोट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? आघाटपुर। क्या नाम है? आघाटपुर। इसका दूसरा नाम है आघाटपुर। ठीक है, आघाटपुर। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती था, वर्तमान में इसे धूलकोट या आघाटपुर कहा जाता है। खोजकर्ता 1954 में, खोजकर्ता कब आए थे? 1954 में। यहाँ पर ऑथेंटिक जो बुक है इसमें क्या दे रखा है? 1953। तो ये बिल्कुल ये वाला राइट है। सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और हसमुख सांकलिया, HD सांकलिया का मतलब क्या होता है? हसमुख, और डी का मतलब होता है सांकलिया, है ना। हसमुख सांकलिया, HD सांकलिया, हसमुख सांकलिया ने 1956 में इनकी खोज की थी। यही एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता मानी जाती है? आहड़। जब दफनाया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, कौन सी सभ्यता आ जाएगी? ग्रामीण सभ्यता आ जाएगी, ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। और यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पर गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि कालीबंगा सभ्यता में 2 फसल गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखो, यहाँ मृदभांड मिले हैं। यहाँ पर विशेष रूप से क्या मिले हैं? मृदभांड। कालीबंगा में भी थे मृदभांड और यहाँ पे भी है मृदभांड। यहाँ पर क्या मिले हैं? मृदभांड मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? मृदभांड मिले हैं, जिन्हें गोरे या कोटे कहा जाता था। इन मृदभांडों को क्या कहा जाता था? इन मृदभांडों का नाम था गोरे या फिर कोटे। इन मृदभांडों का नाम क्या था? गोरे या कोटे इनको कहा जाता था। जो कहाँ पे मिले थे? आहड़ सभ्यता में मिले थे। आहड़ से, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर जो इसमें नहीं दे रखा बुक में। आहड़ से जो है क्या मिले हैं? आहड़ से जो है यूनानी मुद्राएं मिली है। कौन सी मुद्राएं मिली है? आहड़ से यूनानी मुद्राएं मिली है। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आहड़ से जो है यूनानी मुद्राएं मिली है। मुद्राएं भी लिख देता हूँ, ये मुद्राएं। आहड़ से यूनानी मुद्राएं भी मिली है, जिन पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। यूनानी मुद्राएं मिली है जिन पर किसका चित्र बना हुआ है? जिन पर यूनानी देवता कौन है? अपोलो। यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी बना हुआ है। तो यूनानी देवता अपोलो है। तो अ से आहड़, आ से आहड़, अक्षय कीर्ति व्यास और अ से अपोलो, ऐसे ध्यान रखना। और अपोलो कौन थे? यूनानी देवता का चित्र बना है। यहाँ 6 तांबे की मुद्राएं मिली है। क्या मिली है? ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता था। तो कितनी तांबे की मुद्राएं मिली है? 6 तांबे की मुद्राएं यहाँ पर मिली है। इस सभ्यता में लौह संस्कृति का प्रवेश हो चुका था, है ना। लौह कौन सी संस्कृति आ चुकी थी? प्रवेश किसका हो गया था? इसमें प्रवेश हो गया था किसका? लौह संस्कृति का। मतलब लौह संस्कृति का इसमें जो है प्रवेश हो चुका था। ठीक है। यहाँ के लोग शवों को आभूषणों के साथ गाड़ते थे। यहाँ नाप तोल के कांटे बाट की कीमती पत्थरों की गोल मणियाँ भी प्राप्त हुई है। जो कांटा बाट जो होता है, जिसको तोलने के जो काम आते हैं, नाप तोल के, तो पत्थरों के गोल गोल जो मणियाँ हैं पत्थरों की, जो तुलाई के काम आती थी, वह भी यहाँ पर से प्राप्त हुई है। यहाँ के लोगों को धार्मिक ज्ञान नहीं था। यहाँ बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी मिले हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर क्या मिले हैं? बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी मिले हैं। बिना हत्थे के छोटे क्या मिले हैं? बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी। और आज जैसे ग्रामीण सभ्यता ही है, तो गांव में तो लोग कैसे रहते हैं? संयुक्त रहते हैं। तो आहड़ सभ्यता कैसी थी? संयुक्त ग्रामीण प्रथा थी। तो आप लिंक करते हुए चले इनको। संयुक्त थे तो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी तो ऐसे मान सकते हैं कि भाई आभूषणों को जो है क्या करते थे? शव के साथ दफनाते थे। इस वजह से इसको धूलकोट, टीले के नीचे दबी हुई ग्रामीण सभ्यता थी। धूलकोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेल और मातृ देव की पूजा होती थी। जब ग्रामीण सभ्यता थी तो सीधी सी बात है, किसकी पूजा होएगी? बेल की। एक तो बेल की पूजा होती थी और एक मातृ देवी की पूजा होती थी। और यह बनास संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी, क्योंकि उदयपुर शहर के पास बनास नदी की सहायक नदी आहड़ नदी के तट पर मिली है। इस वजह से बनास संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है।
इसके पश्चात अपन चलते हैं कौन सी सभ्यता पर, गिलुंड सभ्यता। देखो गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में, अगर बात करें गिलुंड सभ्यता की, तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड नामक कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 किलो, गिलुंड नामक कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 किलो, कितने किलो, 2 किलो गिलुंड नामक सभ्यता जो है राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड नामक कस्बे में बनास नदी के तट पर स्थित कितने किले थे, 2 किले थे। कितने किले थे, 2 किले थे। अब 2 किलो में देखो आप 2 टीलों, कितने टीले, 2 टीलों, तो 2 टीलों देखो 2 टीलों, तो राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आर्य संस्कृति से जुड़ी हुई है। कौन से संस्कृति से जुड़ी हुई है, आर्य संस्कृति से जुड़ी हुई है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है। और अगर बात करें इसकी खुदाई की या उत्खनन कार्य की, तो किसके निर्देशन में हुआ, इसका जो उत्खनन कार्य 1957-1958 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य 1957-1958 में किया गया। उसके बाद 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के प्रोफेसर थे डॉक्टर V.S. शिंदे। कौन थे, डॉक्टर V.S. शिंदे, और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। पहले तो बीबी लाल के निर्देशन में किया, उसके बाद पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अमेरिका में, उसके प्रोफेसर थे कौन, ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले, गिलुंड राजसमंद से, जिसका समय कितना बताया जाता है, 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व जिसका समय बताया जाता है। अच्छा, गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं सादे। एक तो सादे मिले हैं, एक काले मिले हैं, एक पॉलिशदार मिले हैं, है ना। सादे मिले, काले मिले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले। चित्रित मर्दबान मिले, बाकी मिले चित्रित ही हैं, चित्र उकेरे हुए हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद उत्खनन में मिट्टी के खिलौने क्या मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर मिली है, पत्थर की गोलियाँ मिली है, हाथी दाँत की चूड़ियाँ, ये विशेष है इसका। हाथी दाँत की चूड़ियाँ कहाँ से मिली, गिलुंड से। गिलुंड सभ्यता, हाथी दाँत की चूड़ियाँ, पत्थर की गोलियाँ और खिलौने, मिट्टी के खिलौने ले। आहड़ में पक्की ईंटें यानी आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग हुआ है। जैसा कि आपने आहड़ पढ़ा था अभी, आहड़ सभ्यता, तो आहड़ सभ्यता में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है, आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि आग में पकाई हुई जो ईंटें हैं इनका प्रयोग कौन सी सभ्यता में हुआ है, गिलुंड सभ्यता में जो है आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। बस फैक्ट यही है। कालीबंगा में भी धूप में पकाई हुई ईंटों का यूज हुआ है, आहड़ में भी धूप में पकाई हुई ईंटों का यूज हुआ है, जबकि गिलुंड सभ्यता में आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। यही तो चीज़ें हैं जो आपको जो है नंबरों से बाहर कर देती है। तो फैक्ट ऐसे पढ़ें जिनको विशेष रूप से याद हो जाए। जबकि गिलुंड में क्या हुआ है, देखो इसका प्रचुर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो बीबी लाल के निर्देशन में हुई, राजसमंद जिले में ही। आपको विशेष रूप से जो है ये ध्यान रखने हैं, यहाँ पर मिट्टी के खिलौने, पत्थर, गोलियाँ और हाथी दाँत की चूड़ियाँ मिली है। और विशेष तो यही है, पक्की ईंटें यानी आग में पकाई हुई ईंटों का यूज हुआ है, यही इसका विशेष फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बागौर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में बागौर में है। और कोठारी नदी, कौन सी नदी है, कोठारी नदी। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र, कौन है, डॉक्टर V.N. मिश्र। कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, बा और इधर क्या आएगा, V.N. मिश्र, उधर बा आ रहा है और इधर क्या आ जाएगा, V.N. मिश्र। तो V.N. मिश्र के निर्देशन में सन 1967 में V.N. मिश्र के निर्देशन में सन 1967 में बागौर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी पर जो है 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ
प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में क्या मिले, लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ जिनको कहा जाता है, ठीक है, लघु पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किसके उपकरण प्राप्त हुए, तांबे के। बागोर से जो है तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। बागोर भीलवाड़ा की यदि बात करें तो वीएन मिश्र ने खोज की। एक तो ये चीज़ आखेटक होने के प्रमाण मिलते हैं, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कौन से हुए हैं, तांबे के उपकरण बागोर भीलवाड़ा में मिले हैं जिनमें छेद वाली सुई, कौन सी, छेद वाली सुई जो है बहुत महत्वपूर्ण है। छेद वाली सुई कहाँ पर मिली है, बागोर भीलवाड़ा में मिली है। और यहाँ से कृषि और पशुपालन, यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाणकालीन उपकरण का प्रमुख केंद्र था। तो सीधी सी बात है, मध्यकाल में यानी कि ये लघु और एक मध्य पाषाणकालीन। तो माइक्रोलिथ जो हथियारों का यूज हुआ वो किस में हुआ, बागोर भीलवाड़ा में। और माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, माइक्रो यानी कि सबसे छोटा, तो छोटी क्या थी, सुई थी। तो सुई कौन सी थी, छेद वाली सुई थी, ठीक है। और तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। और जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, और एक और नाम बता देता हूँ मैं आपको, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के अलावा एक है एल एस लेसनी। नाम यदि याद रह जाए तो देखना, कभी कभी वो क्या है ग्रुप पूछ लेता है। तो ग्रुप में एक तो वीरेंद्र नाथ मिश्र हो जाएंगे, एक एल.एस. लेसनी के नेतृत्व में पूना विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से उत्खनन कार्य किया गया था। राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से उत्खनन कार्य किया गया। 3000 ईस्वी पूर्व की सभ्यताएं कब की मानी जाती है, 3000 ईस्वी पूर्व की यह सभ्यता मानी जाती है। कोठारी नदी के किनारे स्थित है। उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी जो है युद्ध करते थे, शिकार करते थे, कृषि प्रेमी थे और मांसाहारी थे, मांस भी खाते थे। यहाँ उत्खनन में बोतल के आकार के बर्तन व हाथ और कान के शीशे और गहने प्राप्त हुए हैं। बोतल के आकार के, यानी कि जो बोतल होती है ना, तो एक तो बोतल के आकार के क्या मिले हैं, बोतल के आकार के बर्तन मिले हैं। और उसके अलावा हाथ और कान के क्या मिले हैं, शीशे, हाथ और कान के शीशे के गहने। किसके गहने, मतलब गहने भी किसके बनाए जाते थे, शीशे के गहने बनाए जाते थे। ये लोग साहब शीशे के गहने बनाए जाते थे किसके, हाथ पैर के। कहाँ पर, बागोर भीलवाड़ा में। बागोर को आदिम संस्कृति के संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। बागोर भीलवाड़ा को आदिम संस्कृति के संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ से भारत के पशुपालन के, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। यहाँ से 14 प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं। एकमात्र सभ्यता जहाँ पर कितने प्रकार की कृषि, 14 प्रकार की कृषि करने के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। 14 प्रकार की कृषि कहाँ की जाती थी, बागोर भीलवाड़ा में 14 प्रकार की कृषि की जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीमकाथाना सीकर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ की है, गणेश्वर सभ्यता है नीमकाथाना सीकर। गणेश्वर सभ्यता है नीमकाथाना सीकर। नीमकाथाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी, ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन कार्य में 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ठीक है। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध का मतलब होता है हथियार। तांबे के क्या मिले हैं, तांबे के आयुध मिले हैं, तांबे के हथियार मिले हैं और उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। मतलब ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी, गणेश्वर सभ्यता जो नीमकाथाना सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे बसी हुई है। 2800 ईस्वी पूर्व रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। उसके अलावा बात करें, यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों और पात्रों में कितने प्रतिशत
तांबा है 99%। बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 99% तांबा कौन सी सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता में, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें ये भी इफेक्ट आ चुका है, तांबे के मिट्टी के, कौन से मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्रिपस वर्णी मृदभांड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? क्रिपस वर्णी मृदभांड, मृदपात्र भी कहते हैं। यह बर्तन काले और नीले रंग से सजाए गए हैं। देखो अभी तक अपन ने काले और लाल और सफ़ेद, तो उसमें काले बंगा में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद काला और आहड़ में काला और जो है काला और लाल पढ़ा था। और इसमें जो है गणेश्वर जो सभ्यता है उसमें काले और नीले रंग से सजाए जाते थे, ठीक है। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की क्या मानी जाती है? जननी। देखो ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। बाकी जो है ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है, ठीक है। और ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। यहाँ से जो तांबा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। देखो इतना तांबा था, इस वजह से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो तांबा है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी जो है भेजा जाता था। कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता की यदि बात करें तो गणेश्वर जो सभ्यता है कांतली और कांतली प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी। अच्छा, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है मतलब नीम का थाना शिखर कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह तोरावाटी कहलाता है, ठीक है। 1977 और 1978 में अगर पूछ ले कि कब खुदाई की गई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1977 और 1978 में जो है रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा और विजय कुमार के द्वारा खुदाई की गई थी, खोज की गई थी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और अगर बात करें विशेष तथ्य, तो विशेष तथ्य में एक तो ये है सही क्रिपस वर्णी मृदभांड मिले हैं। उसके अलावा मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? कांटे। किसके? मछली पकड़ने के कितने कांटे प्राप्त हुए हैं? 400 प्रकार के कांटे जो है गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। मकान ईंटों के बजाय पत्थरों से बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लो, यही तो है। गणेश्वर सभ्यता में ध्यान रखना, गणेश जी की ऐसे ध्यान रख लेना, गणेश जी की मूर्ति काय की थी? पत्थर की। गणेश जी की मूर्ति काय की थी? पत्थर की। तो मतलब उपयोग किसका हुआ? पत्थरों का। तो ईंटों के बजाय मकान किसके बने? पत्थरों के बनाए गए, ठीक है। उसके अलावा बात करें खरगोश, एक तो है खरगोश और एक है बेल। एक तो ये किसके बारे में जानते थे? खरगोश के बारे में। एक जानते थे ये बेल के बारे में, और एक जानते थे पक्षियों के जो है यहाँ पर क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से होती थी, ठीक है। और इस कारण गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर जो सभ्यता है एक तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो कहा ही जाता है, उसके अलावा क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर भी किसको कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद बात करते हैं अपन अन्य महत्वपूर्ण जो है सभ्यताएं। तो अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं की अपन बात करते हैं। देखें भीनमाल जालोर किसी सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन किसने किया? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। तो देखो इसमें फैक्ट क्या है? इसमें फैक्ट अगर बात करें फैक्ट की, तो इसमें फैक्ट है, देखो भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन किसने करवाया? आर.सी. अग्रवाल ने करवाया। आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा क्या मिला है? रोमन एम्फोरा मिला है। रोमन एम्फोरा कहाँ से मिला है? भीनमाल जालोर से। ध्यान रखें, भीनमाल जालोर से क्या मिला है? रोमन एम्फोरा मिला है, जिसको सुरा पात्र के नाम से जाना जाता है। ये यूनानी सुराही है। क्या है ये? यूनानी सुराही, जो इसके विदेशी व्यापार होने का केंद्र होने का पुष्टि करता है। विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। भीनमाल, इधर पीछे की साइड क्या आ रहा है? माल ही आ रहा है, तो माल आ रहा है, तो भीनमाल तो श्रीमाल। तो श्रीमाल और भीनमाल एक ही है। और विशेष रूप से ध्यान रखना यहाँ पर क्या मिली है? रोमन एम्फोरा यानी कि सुरा पात्र, यानी कि एक यूनानी सुराही भी यहाँ से
मिली है। कहाँ से? भीनमाल जालोर से। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। किसके उद्योग के? लौह उद्योग के क्या मिले हैं? लौह उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अपन कह सकते हैं ईसवाल उदयपुर से क्या मिले हैं? ईसवाल उदयपुर से लोहे के उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन तो ईसवाल उदयपुर से लोहे के उद्योग के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और रोमन एम्फोरा सुरा पात्र एक यूनानी सुराही कहाँ से मिली है? भीनमाल से मिली। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट जयपुर, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 2-3 बार आ चुका है यहाँ से, है ना? 2-3 बार यहाँ से प्रश्न आ चुका है। थोड़ा देखो, यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। देखो, तो बात कर रहे हैं अपन किसकी? मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद का है बेराट यानी कि जयपुर। बेराट जयपुर में कौन सी पहाड़ी है? बीजे की पहाड़ी है, एक भीम की डोंगरी है और एक महादेव डोंगरी है। प्रश्न आ चुका है। तो प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट जयपुर, बीजे की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी और महादेव। ध्यान नहीं रखना है, एक तो बीजे की पहाड़ी है, एक भीम जी की डोंगरी है और एक महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता, कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अगर खोज की बात करें तो खोज किसने की? दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। कैसे याद रखोगे? याद रखने के लिए बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला है। कैलाश पर्वत कैसा था? नीला था। ठीक है, उस नीले पर्वत पर क्या आ गई? दया आ गई। किसकी दया है? राम जी की दया। तो राम जी ने दया की किस पर? नीले पर्वत पर। तो नीले से क्या हो जाएगा? नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। और दया आ गई किसको? राम को, तो दयाराम साहनी। ठीक है, और बीजे की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी और एक महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता के मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट से एक गोल मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से क्वेश्चन इधर इस साइड से पूछे जाते हैं। ये बेराट से क्या मिला है? बेराट जयपुर से गोल मंदिर मिला है और अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट से गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाबरू, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेख? भाबरू शिला लेख। एक तो गोल मंदिर आ गया, एक तो आ गया भाई गोल मंदिर, एक अशोक के स्तंभ आ गया और एक भाबरू शिला लेख। मतलब बेराट के पास ही अशोक का कौन सा शिला लेख? भाबरू शिला लेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का क्या देता है? पुख्ता प्रमाण देता है। कौन सा? भाबरू शिला लेख। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो, बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन कार्य में, बालाथल उदयपुर में किसने? VN मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन कार्य में एक ताम्रपाषाण कालीन तांबे और पत्थर की सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क किससे था? हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता सबूत मिलता है। कहाँ पर? बालाथल उदयपुर में। किसके निर्देशन में? VN मिश्र के निर्देशन में। आगे देखें, इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल, कहाँ की? रंगमहल कहाँ पर है? रंगमहल हनुमानगढ़ की ओजियाना भीलवाड़ा की, रंगमहल हनुमानगढ़ की ओजियाना भीलवाड़ा की, नगरी चित्तौड़गढ़ की, बरौर श्रीगंगानगर। ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये बरौर कौन सी जगह पर है? तो वही जो और जो गाइडें थी, जितनी भी गाइडें थी, उन गाइडों में नहीं था ये वाला प्रश्न, लेकिन इस वाली RBSC की जो बुक है, क्योंकि दिया इसी में से था, तो इसमें तो मिलना ही मिलना है। तो बरौर कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। तो बरौर श्रीगंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू और नौ भरतपुर और नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन जो है राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। कौन सी संस्कृति आएगी? आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन, मतलब आर्य संस्कृति कब आई थी? जब हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया था? पतन हो गया था। 1800 ईस्वी के आसपास के बात कर रहा हूँ मैं, 1800 ईस्वी के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ हो गया। कब? 1800 राजपूताना
शब्द का प्रयोग 1800 में किया था जॉर्ज थॉमस ने। तो भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का, तो उस टाइम पे भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो गया था। ठीक है। इस सभ्यता के बारे में जानने के प्रमुख स्रोत 4 वेद हैं। वैदिक सभ्यता है कि तो वेदों के बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता था। किसको? आर्य संस्कृति का प्रचार जब हुआ था। तो राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिले? तो राजस्थान में इस सभ्यता के जो अवशेष मिले थे वो अवशेष जो है अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 से मिले हैं। ये जो आ रहे हैं नाम, ये ऐसे के ऐसे आपको ध्यान रखने ज़रूरी है। देखो कहाँ कहाँ मिले? एक तो अनूपगढ़ में मिले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इस वैदिक सभ्यता कहा गया। और राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़ में मिले। ठीक है, अनूपगढ़ में मिले। और तरखान वाला डेरा, और कहाँ पर मिले? आर्य सभ्यता के अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक्र 64 आदि में मिले। उसके पश्चात चलते हैं अपन। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध, रामायण से पता चलता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण में जो सागर है, समुद्र है, उसने अपने ऊपर क्या बनवाया? सेतु बनवाना क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। आर्यों की बात आ रही है। तो राम रावण युद्ध के बाद समय जब दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे डराने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ जो अस्त्र था, एक बार जो है प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद यदि अमोघ अस्त्र चढ़ जाए तो फिर उसको वापस नहीं भेजा जा सकता। तो उस अमोघ अस्त्र को क्या किया था? उस अमोघ अस्त्र को राजस्थान की ओर ही फेंका था। और ऐसा कहा जाता है जिससे यहाँ पर समुद्र के स्थान पर क्या हो गया था? मरुस्थल बन गया था। श्री राम ने फेंका था। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से क्या थे? अच्छी तरह परिचित थे। और यह तो जो है प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत काल में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। कौन से काल में? महाभारत काल में। तो महाभारत काल में भी राजस्थान के जो आर्य हैं उनका प्राचीन उल्लेख मिलता है महाभारत में। तो रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। तो महाभारत के अनुसार राजस्थान क्या था? राजस्थान का जांगल प्रदेश क्या? बीकानेर नागौर वाला क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। कौरव पांडव राज्य के अधीन था जांगल प्रदेश, यानी बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वह कौरव पांडव राज्य के अधीन था। और मत्स्य राज्य उनका मित्र, मत्स्य जो राज्य था, मत्स्य राज्य उनका क्या था? मित्र था। मत्स्य जो राज्य था उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य कहा जाता था। मत्स्य जो राज्य था अलवर भरतपुर वाला, तो उसका मित्र या अधीनस्थ राज्य कहा जाता था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष जो है वेश बदल करके मत्स्य देश के शासक विराट, मत्स्य देश का शासक क्या था? विराट। तो विराट के दरबार में बिताया था। एक वर्ष वेश बदला था पांडवों ने अज्ञातवास का। महाभारत के युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर लड़ता हुआ मारा गया। पांडवों की ओर से लड़ा था राजा विराट, जो जयपुर का था, मत्स्य प्रदेश का। तो वो जो है महाभारत के युद्ध में इनकी तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। भारतीय इतिहास की तरह महाभारत के युद्ध के बाद से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है। तो भारतीय इतिहास की महाभारत के युद्ध के बाद की बात करें, महाभारत के युद्ध के बाद से लेकर के महात्मा बुद्ध के समय तक का जो राजस्थान का इतिहास है वो अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के प्रारंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारियाँ मिलने लगी है। कब से? बुद्ध के समय से प्रामाणिक जानकारियाँ मिलने लगी है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि कौन सी शताब्दी? 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतीय राजनीति, 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम, जनपदों का उदय। 2 प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है। पहले तो कौन सी है? पहले तो है जनपदों का उदय हुआ, और दूसरी कौन सी? साम्राज्य के विस्तार हेतु जनपदों के क्या हुआ? जनपदों के बीच में संघर्ष हुआ।
तो पहले तो जनपदों का उदय हुआ और दूसरा है साम्राज्य विस्तार के लिए जनपदों के मध्य संघर्ष हुआ। इसके पश्चात आता है राजस्थान के जनपद। तो बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में जो वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर एलियस लेसनी के नेतृत्व में किया, ठीक है। और बात करें बालाथल की, तो बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में है। वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। और बालाथल राज्य में बेराट के उपरांत दूसरा ऐसा स्थान है जहाँ से कपड़ा प्राप्त हुआ। बालाथल राज्य में बेराट के बाद, अगर बात करें किसकी, अगर बात करें बेराट की, जो बेराट सभ्यता थी, उस बेराट सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता, बालाथल जो सभ्यता थी, इस बालाथल सभ्यता से बेराट के बाद, इस बालाथल सभ्यता की बात करें तो बेराट के बाद बालाथल सभ्यता में जो है ऐसा स्थान है बेराट के बाद जहाँ से कपड़ा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कपड़ा। किसके बाद, बेराट के बाद। बेराट के बाद बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में कपड़ा प्राप्त हुआ है और यहाँ से लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ मिली है। बालाथल सभ्यता जो वल्लभनगर उदयपुर में है, कितनी भट्टियाँ मिली है, 5 भट्टियाँ मिली है, जिनमें क्या गलाया जाता था, जिनमें लोहा गलाया जाता था। आगे लोहा गलाया जाता था, ठीक है। उसके पश्चात अगर बात करें बागौर भीलवाड़ा की, तो बागौर भीलवाड़ा की बात कर लिया अपन ने। कान के शीशे, हाथ और कान के शीशे के गहने पहनते थे वहाँ के लोग। और नवभरतपुर की बात करें तो नवभरतपुर जो सभ्यता है, नवभरतपुर यानी कि लोहयुगीन सभ्यता, जो नवभरतपुर जो सभ्यता है वो नवभरतपुर सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे विकसित हुई थी। 3000 ईस्वी पूर्व लोहयुगीन सभ्यता थी, ठीक है। ध्यान रखना कौन सी सभ्यता थी, लोहयुगीन। नवभरतपुर कौन सी सभ्यता थी, लोहयुगीन सभ्यता थी। नवभरतपुर लोहयुगीन सभ्यता थी। उसके बाद बात करें कुषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष वहाँ पर से प्राप्त हुए हैं। अचित्रित मृदभांड और कुशालकालीन ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है नवभरतपुर से। और नवभरतपुर की यदि अपन बात करें तो नवभरतपुर में यहाँ पे देखो, नवभरतपुर की यदि अपन बात करें, नवभरतपुर की, तो नवभरतपुर की यदि बात करें तो नवभरतपुर में यक्ष बाबा, किसकी बात करें, नवभरतपुर की, तो नवभरतपुर में नवभरतपुर की अपन बात करते हैं तो नवभरतपुर में क्या है, यक्ष बाबा। नवभरतपुर की ध्यान रखना, यक्ष बाबा। नवभरतपुर में यक्ष बाबा यानी कि जाग बाबा की क्या मिली है, जाग बाबा। नवभरतपुर में यक्ष बाबा यानी कि नवभरतपुर में यक्ष बाबा यानी कि जाग बाबा की क्या मिली है, प्रतिमा मिली है। कहाँ पर, नवभरतपुर में। और उसके अलावा यहाँ से एक मृदपात्र पर स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है नवभरतपुर में। एक तो यक्ष बाबा, जाग बाबा की प्रतिमा मिली है और उसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ से जो है अगर बात करें नवभरतपुर की, तो नवभरतपुर में और क्या मिला है, नवभरतपुर में जो है यहाँ पर जो है स्वास्तिक, क्या मिला है, स्वास्तिक। तो स्वास्तिक और जो है जाग बाबा की जो प्रतिमा है वो नवभरतपुर में मिली है। अपन बात करें रंगमहल हनुमानगढ़ की, तो रंगमहल हनुमानगढ़ अगर बात करें तो रंगमहल हनुमानगढ़ में जो है डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन कार्य किया गया 1952-1954 में। रंगमहल हनुमानगढ़ की बात करें, रंगमहल, ये रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। तो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ की बात करें तो 1952-1954 में किसने, हन्ना रीड के निर्देशन में, और कौन था, हन्ना रीड के निर्देशन में स्वीडिश दल, कौन सा दल, स्वीडिश, हन्ना रीड के निर्देशन में और स्वीडिश दल। तो रंगमहल सभ्यता हन्ना रीड के निर्देशन में स्वीडिश दल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ पर कुषाणकालीन और गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर विशिष्ट रूप से मरण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ गांधार शैली की मिली है। घंटा
पुरस्कार मृदपात्र मिले हैं, पंचमार्क मुद्राएं मिली है, ठीक है, कनिष्क कालीन मुद्राएं मिली है, टोंटीदार घड़ी मिली है आदि यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। और अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन विस्तृत रूप से गणेश्वर सभ्यता की बात, बेराट सभ्यता की बात करें, बेराट सभ्यता कहाँ पर है? बेराट सभ्यता है जयपुर में। कहाँ पर है? बेराट सभ्यता जयपुर में। तो बेराट अपन ने नहीं पढ़ी थी, तो बेराट सभ्यता देख लेते हैं। बेराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। बेराट सभ्यता जयपुर। तो बेराट सभ्यता जयपुर सन 1837 की मैं बात कर रहा हूँ, तब की 1837 की। 1837 में यहाँ पर कैप्टन बर्ड के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ड के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। और इस दौरान बीजक पहाड़ी से सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। और 1871-72 में यहाँ कार्लाइल द्वारा उत्खनन कार्य भी किया। भाई सबसे पहले तो किसने? बर्ड ने किया सन 1837 में। कहाँ पर? बेराट जयपुर में उत्खनन कार्य किया। उसके बाद 1871-72 की बात करें तो 71-72 में बेराट में जो कार्लाइल द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। इस दौरान यहाँ अशोक का एक और शिलालेख प्राप्त हुआ है। और नदी जो है, कौन सी नदी है बेराट जयपुर में? बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया था। तो मौर्यकाल और गुप्तकाल इन सभ्यताओं का प्रसिद्ध केंद्र है। एक तो मौर्यकाल का, गुप्तकाल का भाब्रू शिलालेख मिला है जो अशोक से संबंधित था। और इसके अलावा सिद्ध होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और वर्तमान में जो भाब्रू जो शिलालेख है, कौन सा शिलालेख? भाब्रू अशोक का जो शिलालेख है बौद्धकालीन बौद्ध धर्म ग्रहण करने का, ये जो भाब्रू शिलालेख है ये कहाँ पर, कौन से संग्रहालय में रखा हुआ है? लखनऊ जो संग्रहालय है, उस लखनऊ संग्रहालय में जो है भाब्रू शिलालेख को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें टीले कौन कौन से हैं? एक तो महादेव जी का टीला, भीम जी की बीजक की पहाड़ी, गणेश डोंगरी। एक तो बीजक की पहाड़ी है, गणेश डोंगरी है, भीम जी की डोंगरी है, महादेव जी की डोंगरी है। मत्स्य प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ पर अगर बात करें बेराट की, तो बेराट में कितनी मुद्राएं मिली हैं? लगभग पूरी की पूरी 36 मुद्राएं मिली है। यहाँ पर बेराट में क्या मिली है? बेराट में जो है 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें इंडो ग्रीक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें इंडो ग्रीक यूनानी और पंचमार्क प्रसिद्ध है, जिनमें एक तो इंडो ग्रीक यूनानी और पंचमार्क प्रसिद्ध है। 36 मुद्राएं मिली है। यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने, है ना, दयाराम साहनी क्या कहते हैं कि हूण शासक कौन था? हूण शासक था मिहिर कुल। कौन था? मिहिर कुल। हूण शासक मिहिर कुल ने जो है बेराट को ध्वस्त कर दिया था। यहाँ से अकबर के काल का जैन मंदिर भी मिला है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। एक चीनी यात्री था, कौन? ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है बेराट आया था। कहाँ पर आया था? बेराट आया था। और बेराट के लिए पार पात्र शब्द का प्रयोग किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग बेराट में आया था और बेराट के लिए पार पात्र, कौन सा? पार पात्र शब्द का बेराट के लिए प्रयोग किया था, ठीक है। इसके पश्चात यदि अपन बात करें विस्तृत रूप से नवभरतपुर की अपन ने बात कर ली, अपन बात कर लेते हैं किसकी? हाँ, ये ज़रूर बता दूं मैं, रंगमहल से प्राप्त फलक पर, जो रंगमहल से प्राप्त जो फलक प्राप्त हुआ उस पर गोवर्धनकारी मूँछों सहित श्री कृष्ण का अंकन मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये श्री कृष्ण के क्या आ रही है? मूँछें आ रही है। तो श्री कृष्ण के मूँछें आने वाला जो अंकन है वो कहाँ से मिला है? रंगमहल भरतपुर में। और यहाँ से बच्चों के खेलने की छोटी पहिएदार गाड़ियाँ भी मिली है। और यदि अपन बात करें तो थोड़ा सा और अपन बात कर सकते हैं, उसके बाद इस सभ्यता वाला टॉपिक इस वाले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ जिसे कहा जाता है, तो नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ की जो उत्खनन कार्य है यहाँ पर 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। कहाँ पर? नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़। नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ में जो है उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1904 में नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ में उत्खनन कार्य हुआ। उसके बाद बात करें केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने 1962 में उत्खनन किया। शिवी जनपद के सिक्के और गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं।
पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्याय में नगरी को क्या कहा है? मध्यमिका नाम से उल्लेखित किया है। नगरी राज्य में खोदा गया प्रथम स्थल है। नगरी राज्य में खोदा गया मतलब राज्य में खोदा गया, खोदने से निकला है नगरी स्थल। नगरी से देश के प्राचीनतम वैष्णव मंदिर के भग्न अवशेष मिलते हैं मतलब नगरी जो स्थान है उस नगरी से क्या मिला है? वैष्णव मंदिर कालीन क्या मिले हैं? वैष्णव मंदिर कालीन भग्न अवशेष मिले हैं। यहाँ से 4 चक्राकार कुएं भी मिली हैं और 4 चक्राकार क्या मिले हैं? कुएं। 4 चक्राकार कुएं भी मिले हैं। कहाँ से? नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद बात करता हूँ मैं किसकी? सुनारी खेतड़ी झुंझुनू। सुनारी खेतड़ी झुंझुनू की भी विस्तृत बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, आगे भी आ चुका है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर से भी जो है लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सुनारी झुंझुनू से मिले हैं और जो है नवभरतपुर से मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टी मिली है, लोहे के अस्त्र शस्त्र बर्तन मिले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सुनारी बात कर लेते हैं अपन। सुनारी सभ्यता जो खेतड़ी झुंझुनू में मिली है, यहाँ के जो निवासी थे वह चावल, सुनारी झुंझुनू के जो निवासी थे वह चावल और मांस खाते थे। क्या खाते थे? चावल और मांस खाते थे। और जो है रथ को खींचने के लिए किसका प्रयोग करते थे? रथ को खींचने के लिए वो घोड़ा का प्रयोग करते थे। कौन? सुनारी झुंझुनू में चावल का प्रयोग करते थे, मांस खाते थे और रथ को खींचने में घोड़ों का प्रयोग करते थे। कांतली नदी के किनारे झुंझुनू जिले में स्थित है। और यहाँ से लोहे का एक प्याला भी मिला है जो संपूर्ण भारत का एकमात्र प्याला है। मतलब लोहे का एक क्या मिला है? लोहे का एक प्याला भी मिला है, ये संपूर्ण भारत का एकमात्र प्याला है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेड निवाई टोंक। रेड सभ्यता कहाँ पर है? रेड सभ्यता निवाई कहाँ पर है? निवाई टोंक। और निवाई कहाँ पर है? टोंक में। निवाई टोंक, रेड सभ्यता निवाई टोंक। तो KN पुरी द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। रेड का किसने उत्खनन कार्य किया? र आया तो र से क्या हो जाएगा? पुरी। रेड सभ्यता पुरी है र। तो KN पुरी के द्वारा जो है रेड निवाई टोंक की उत्खनन कार्य किया गया। लोहे के विशाल भंडार प्राप्त हुए। रेड टोंक में भी लोहे के विशाल भंडार प्राप्त हुए। इस वजह से भारत का ये टाटानगर कहलाता है। और यह स्थल टोंक जिले में ढील नदी के तट पर है। अगर रेड निवाई टोंक की बात आए तो यह स्थल कौन सी नदी पर? रेड ढील नदी पर। कौन सी नदी? रेड टोंक में कौन सी नदी है? ढील नदी के तट पर स्थित है। इधर भी रेड है, रेड। तो KN पुरी र आगे KN पुरी और ढ से क्या बन गया? ढील नदी। ये तिलवाड़ा बाड़मेर की बात करें तो तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मानव की आखेट प्रकृति का यहाँ से पता चलता है। और जो है जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में है। और शुंगकालीन जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में है। ये शुंगकालीन और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लोह उपकरण बनाने की भट्टियाँ मिली है। साबी नदी के तट पर स्थित जोधपुरा जो सभ्यता है, जोधपुरा जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? साबी नदी के तट पर। कहाँ पर है? साबी नदी के तट पर जोधपुरा सभ्यता मिली है। आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट मैं जल्दी बोल देता हूँ। बूंदी जिले की बात करता हूँ मैं। बूंदी जिले में छाजा नदी। कौन सी नदी? छाजा नदी। ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बूंदी जिले में छाजा नदी के तट पर गरदड़ा, पेपर में आ भी चुका है भैया। बूंदी जिले में कौन सी नदी है? छाजा नदी के तट पर गरदड़ा नामक स्थान से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। मतलब बूंदी जिले के छाजा नामक नदी के गरदड़ा जो स्थान है वहाँ से क्या मिला है? देखो मैं लिख देता हूँ। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। तो बूंदी जिले में छाजा नदी के तट पर गरदड़ा नामक स्थान से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। और यह भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है। तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली है? बूंदी जिले में छाजा नदी के गरदड़ा नामक स्थान पर। गरदड़ा बूंदी अपने सेल चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। जो गरदड़ा बूंदी है वो अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? सेल चित्रों के लिए। सेल चित्रों के लिए भी जो है गरदड़ा बूंदी प्रसिद्ध है, सेल चित्रों के लिए भी।
उसके अलावा कुंडा और ओला नामक पुरातात्विक स्थल जैसलमेर में है। डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाता है। एक तो कुंडा, किसकी बात करें, एक तो कुंडा और एक कौन सा बताया, ओला। एक तो कुंडा और ओला नामक जो क्षेत्र है, कुंडा और ओला नामक पुरातात्विक जो स्थल है वह कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है, जैसलमेर में। कुंडा और ओला नामक पुरातात्विक स्थल जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं नगर टोंक को प्राचीन काल में मालव नगर के नाम से जाना जाता था। नगर जो स्थान है कहाँ पर है, टोंक में। तो नगर जो स्थान है टोंक, उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, मालव जनपद कहा जाता था, मालव नगर कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है। वर्तमान में नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। जो नगर जो सभ्यता है इसको कौन सी सभ्यता कहा जाता है, नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। और प्राचीन नाम तो क्या था, मालव। नगर सभ्यता का प्राचीन नाम था मालव और नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों में कामदेव रति का भव्य अंकन मिला है। यानी कामदेव और रति नगर टोंक में जो है, यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली है वो किसकी मिली है, किसकी मूर्तियाँ मिली है, कामदेव और कामदेव की पत्नी रति। कामदेव और रति की जो है बहुत ही सुंदर मूर्तियों का अंकन, भव्य अंकन यहाँ पर मिलता है। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। ठीक है, कामदेव रति का नगर टोंक में है। और पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ किससे संबंधित है, पिंड पांडलिया जो चित्तौड़गढ़ है उसका संबंध चित्तौड़गढ़ से है। और कोल माहिली स्थान सवाई माधोपुर में स्थित है। ये सब पूछा जाए, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है। और अगर पूछ ले कि कोल माहिली जो स्थान है, कोल माहिली जो स्थान है वो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में स्थित है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। जबकि मल्लाह कहाँ पर है, भरतपुर में। मल्लाह कहाँ पर है, मल्लाह भरतपुर में है, मल्लाह भरतपुर में है। और मल्लाह भरतपुर से मछली पकड़ने का हारपुन नामक उपकरण प्राप्त हुआ है। मल्लाह, ध्यान रखें, मल्लाह कहाँ पर है, भरतपुर में। मल्लाह भरतपुर में है। और मल्लाह भरतपुर में मछली पकड़ने का एक हारपुन मछली पकड़ने का हारपुन नामक उपकरण मिला है। बीकानेर जिले में स्थित सोंथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। बीकानेर जो जिला है उसमें स्थित जो सोंथी सभ्यता है, तो सोंथी सभ्यता को जो है बीकानेर में है, सोंथी सभ्यता, उसको जो है क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे कहा जाता है, सोंथी सभ्यता जो कहाँ पर है, बीकानेर में, सोंथी। ठीक है, कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है किसको, सोंथी को, जो बीकानेर में है। उसके बाद बात करें बरौर। ठीक है, बरौर सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर वर्तमान गंगानगर जिले में है बरौर सभ्यता। ठीक है, अब तक की खुदाई में केवल ओजियाना भीलवाड़ा में ही क्या मिलिएगा। देखो यहाँ पर बात क्या आती है, ओजियाना। और ओजियाना कहाँ पर है, ओजियाना कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। अब तक सिर्फ और सिर्फ ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में ही क्या मिली है, गाय मिली है। ये विशेष तथ्य है। ओजियाना भीलवाड़ा सभ्यता में ही क्या मिली है, गाय मिली है। बरौर सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर वर्तमान गंगानगर जिले में है। तिपैया स्थल कोटा में, 3 पहिया वाला स्थल कोटा में मिलेगा। डडीकर अलवर में है। कोटड़ा झालावाड़ में है। ईसवाल उदयपुर में है। नलियासर जयपुर में है। बांका गाँव भीलवाड़ा में है। प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। प्रथम अलंकृत जो गुफा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो प्रथम अलंकृत जो गुफा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, बांका गाँव भीलवाड़ा में प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है, बांका गाँव भीलवाड़ा में। उसके बाद बात करें परिवार और सानू जैसलमेर में क्रीटेशियस काल के चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं। क्रीटेशियस काल के चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं कहाँ पर, सानू जैसलमेर में। जो स्तनधारी जीव के विश्व के प्राचीनतम अवशेष हैं। बाग और भीलवाड़ा में कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि दौसा जिले में आभानेरी स्थल 2 कलात्मक और दुर्लभ स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि चंद्र नामक राजा ने, आभानेरी की अगर बात करें, आभानेरी दौसा में, तो चंद्र, कौन सा राजा, चंद्र। तो ऐसा कहा जाता है मानो कि चंद्र नामक राजा ने आभानेरी बसाया था।
और उसी ने हर्षद माता और चांद बावड़ी बसाई थी। आबा नेरी की खोज किसने की थी? कमेंट में ज़रूर लिखें, आबा नेरी की खोज किसने की थी। तो मैं उत्तर दे देता हूँ। आबा नेरी की जो खोज है वो किसने की थी? आबा नेरी की खोज के.एन. पुरी। आबा नेरी जो दौसा में है, तो आबा नेरी दौसा की खोज किसने की थी? के.एन. पुरी के द्वारा आबा नेरी दौसा की खोज की गई थी। और मोहम्मदाबाद उदयपुर में है, मोमिनाबाद आमेर का है, और महिमाबाद सांचौर का नाम है। देखो तीनों लगभग सेम है। एक तो मोहम्मदाबाद तो किसका है? मोहम्मदाबाद तो किसका है? उदयपुर का। मोहम्मदाबाद तो किसका है? उदयपुर का, ठीक है। मोमिनाबाद किसका है? आमेर जयपुर का, मोमिनाबाद। और महिमाबाद किसका है? महमेदाबाद किसका है? महमेदाबाद है सांचौर का। इसका नाम है सांचौर का, ठीक है। इसके पश्चात जो है ये इसके विस्तृत वर्णन हो चुका है। अपनी वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, और जो है आपने बहुत सी जानकारी प्राप्त की होगी। और मुख्य रूप से गणेश्वर सभ्यता जो है, गणेश जी को पत्थर से बनाया जाता है। तो यहाँ पर मकान जो बनाए गए वो पत्थर के बनाए गए। और गणेश्वर सभ्यता जो है सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। और तांबा जो यहाँ से निकलता है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता है। बागवार सभ्यता भीलवाड़ा में छेद वाली सुई प्राप्त हुई है, और वहाँ पे कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। एकदम ऑथेंटिक कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसके पश्चात ये अपने सभ्यताओं वाला टॉपिक हो चुका है, अब जनपद चलेंगे। इस वजह से यहाँ तक कि मैं सबसे पहले आपको कथन कारण संबंधी प्रश्न करवाने वाला हूँ, तो उनको आप अवश्य देखें। और इसके पश्चात जो है मैं हर बुक से 11th और 12th वाली बुक के भी फर्स्ट चैप्टर करवाने वाला हूँ, और उससे रिलेटेड जो है प्रश्न भी करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहें, और हमें जो है लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।